मैं डॉक्टर सुभाष, प्रोफेसर हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, स्वागत करता हूं आपका आज के इस कहानी पाठ में। आज हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी तोता। रविंद्रनाथ टैगोर महान साहित्यकार थे, दार्शनिक चिंतक विचारक थे, शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने न केवल अपना दार्शनिक चिंतन विचार दिए, एक नई पद्धति दी, बल्कि शांति निकेतन जैसा संस्थान खोलकर उसको व्यावहारिक रूप भी दिया। शिक्षा के बारे में जिस तरह से वो सोचते थे, उनके लेखों में, उनकी कविताओं में और उनकी कहानियों में वो सब चीज़ें मौजूद हैं। तोते की कहानी शिक्षा प्रणाली पे आधारित कहानी है। शिक्षा के और सत्ता व्यवस्था के जो संबंध हैं, उनको ये कहानी उद्घाटित करती है। यह कहानी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1924 में लिखी थी, जो आज भी शिक्षा की कलई को खोल देती है कि किस तरह से शिक्षा के नाम पर एक इतनी बड़ी व्यवस्था की जाती है जिसमें जो शिक्षार्थी है उसे ही कुछ प्राप्त नहीं होता। तोते की कहानी। एक पक्षी था, वह बड़ा मूर्ख था, गाता तो था पर शास्त्र नहीं पढ़ता था, फुदकता और उड़ता था, मगर यह नहीं जानता था कि कायदा कानून किसे कहते हैं। राजा ने कहा, ऐसा पक्षी किस काम का, जंगल के फल खाकर जो शाही फलों के बाग में नुकसान पहुंचाए। मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, इस पक्षी को शिक्षा दो, और उस पक्षी को शिक्षा देने का जिम्मा सौंपा गया राजा के भांजों को। पंडितों की सभा जुटी, जमकर विचार विमर्श हुआ। बड़ी ज्वलंत समस्या थी, उस पक्षी की अशिक्षा का कारण क्या है। इस पर खूब बहस हुई। बड़े बड़े पंडितों ने चर्चा में हिस्सा लिया। सभी ने एक स्वर में कहा, यह पक्षी छोटा सा घोंसला बनाता है। वह इतना छोटा है कि उसमें विद्या जैसी भारी भरकम चीज रखने की जगह ही कहाँ है। इसलिए सबसे पहली जरूरत यह है, इस पक्षी के लिए एक शानदार पिंजड़े का निर्माण किया जाए। राज पंडितों का सुझाव एकदम अनूठा था। उन्हें अपार दक्षिणा मिली और वे बेइंतहा खुश होकर अपने अपने घर लौट गए। सुनार बैठा पिंजड़ा बनाने। पिंजड़ा ऐसा अद्भुत बना कि देश विदेश के लोग उसे देखने के लिए टूट पड़े। सौंदर्य के पारखी जो थे, किसी ने कहा शिक्षा की तो हद हो गई, किसी ने कहा शिक्षा न भी तो क्या, पिंजड़ा तो बन ही गया। पक्षी के भाग्य का सब चमत्कार है। सुनार को थैलियां भर भर कर बख्शीश मिली। पंडितगण बैठे पक्षी को विद्या सिखाने। कहने लगे, थोड़े से काम नहीं चलेगा, पक्षी को पढ़ाना क्या कोई मामूली बात है। आज्ञाकारी भांजे तो बस आज्ञा का ही इंतजार कर रहे थे। तत्काल पोथी लिखने वालों को बुलाया गया। फौरन पोथियों की नकल का काम शुरू हो गया। फिर नकलों की भी नकल, नकल दर नकल। देखते देखते पोथियों का पहाड़ खड़ा हो गया। जिसने भी देखा उसने गला फुलाकर प्रशंसा की, शाबाश शाबाश, विद्या रखने की अब जगह ही कहाँ है। नकल नवीसों को पारितोषिक मिला, बैलगाड़ियां भर भर कर। किसी के घर में कोई कमी नहीं रही। बेशकीमती पिंजड़े की चौकसी के लिए भांजों को बहुत चिंता सता रही थी। एक तरफ चिंता और दूसरी ओर व्यस्तता। उनके जिम्मे बहुत से काम थे, सफाई का काम, मरम्मत का काम, काम ही काम। लाजवाब सलीके से, बेहद करीने से पिंजड़े की झाड़ पोंछ व चमचमाती पालिश देखने के बाद लोगों ने कहा, उन्नति हो रही है। बड़ा काम ज्यादा आदमियों से ही संपन्न होता है, सो उस बड़े काम के लिए दिन ब दिन आदमियों की संख्या बढ़ती गई। फिर आदमियों के काम की देखरेख के लिए और ज्यादा आदमी बढ़ाए गए। वे हर महीने मोटी मोटी तनख्वाह लेकर भारी भारी रजिस्टर भरने लगे, सो भरते ही गए। सभी लोगों के ममेरे, चचेरे व मौसेरे भाई हवेली और कोठियों में गद्दे बिछाकर आराम फरमाने लगे। संसार में कई तरह के अभाव हैं, पर टीका टिप्पणी करने वाले निंदकों की कमी नहीं है। निंदक बेशुमार है, जरूरत से ज्यादा। उन्होंने कहा, पिंजड़े की तो उन्नति हो रही है,
मगर पक्षी की देखभाल करने वाला कोई नहीं। राजा को भनक पड़ी। उन्होंने सबसे अधिक जिम्मेदार भांजे को बुलाकर कहा, मेरे राज दुलारे, मैं यह क्या सुन रहा हूं? भांजे ने सहज भाव से निवेदन किया, महाराज, आप तो ईश्वर की तरह सब कुछ जानते हैं, फिर भी अगर आप सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं तो बुलवाइए सुनारों को, पंडितों को, नकल नवीसों को, बुलवाइए मरम्मत करने वालों को, बुलवाइए चौकसी करने वालों को। निठल्ले निंदकों के पास और काम ही क्या है? उन्हें खाने को नहीं मिलता, इसलिए निंदा करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने स्थिति का जायजा लिया, गहराई से समझा और भांजे के गले में सोने का बहुमूल्य हार पहना दिया। शिक्षा कितनी तेजी से चल रही है, उसकी असलियत जानने की राजा की इच्छा हुई कि स्वयं अपनी नजरों से छानबीन करें। इसलिए एक दिन वह अपने विश्वस्त मंत्री, दीवान और मित्रों के साथ विद्याशाला का मुआयना करने गए। उनके दर्शन होते ही ड्योढ़ी के पास बज उठे शंख, घड़ियाल, ढाक, ढोल, तासे, तुरही, नगाड़े, कांसे, बंशी, मृदंग, खोल और करताल। पंडित गण गला फाड़ फाड़ कर, चुटिया हिला हिलाकर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकल नवीस, पहरेदार और उन सबके बीच ममेरे, चचेरे व मौसेरे भाई बुलंद स्वर में जय जयकार करने लगे। बड़ा भांजा बोला, महाराज गौर फरमाइए, सारा तामझाम आंखों के सामने है, कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। फिर आपकी आंखें तो पर्वत को भी भेद कर साफ देख सकती हैं। महाराज बेहद खुश होकर लौट पड़े। ड्योढ़ी को पार करने के बाद हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि झुरमट की ओड़ में दुबका निंदक बोल उठा, हुजूर, आपने पक्षी को देखा ही नहीं। पहले तो महाराजा कुछ चौंके, फिर बोले, अरे यह तो मैं भूल ही गया, पक्षी को देखने का तो ध्यान ही नहीं रहा। लौटकर पंडितों से पूछा, पक्षी को तुम लोग कैसे सिखाते हो, क्या सिखाते हो? जरा उसे देखने की इच्छा हो रही है। राजा की इच्छा अनुसार उन्हें सब कुछ दिखाया गया और वह सब कुछ देखकर बेइंतहा खुश हुए। परंतु पक्षी को सिखाने का तामझाम इतना बड़ा था कि पक्षी कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। राजा ने भी सोचा, अब उसे देखने की जरूरत ही क्या है। राजा बुद्धिमान था, वह तुरंत ताड़ गया कि बंदोबस्त में किसी तरह की कोई कमी नहीं। पिंजड़े में न दाना था न पानी, थी केवल विद्या की भरमार। ढेर सारी पोथियों के ढेर सारे पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से पक्षी के मुंह में ठूसे जा रहे थे। गाना तो बंद ही था, चीखने चिल्लाने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। इस बार राजा ने कान उमेठी सरदार को आदेश दिया कि वह निंदक के दोनों कानों को अच्छी तरह खींच दे। पक्षी दिन ब दिन पढ़े लिखे लोगों के व्यवहार के कारण अधमरी स्थिति में पहुंच गया। लोग समझ गए कि प्रगति काफी आशाजनक है, परंतु पक्षी की अपनी प्रकृति थी। पक्षी पूर्व दिशा में सूर्य के उजाले की ओर टुकुर टुकुर देखता और पागलों की तरह जंगली तरीके से अपने पंख फड़फड़ाता रहा। इतना ही नहीं, कभी कभार यह भी देखने में आया कि वह अपनी चोंच की नोक से अमूल्य पिंजड़े की छड़ काटने की चेष्टा करता है। पहरे पर लगे कोतवाल ने जब यह देखा तो वह भ्रिकुटी तान कर चिल्लाया, यह कैसी गुस्ताखी है। तब विद्याशाला यानी पक्षी के स्कूल में छैनी हथौड़ा लेकर लोहार हाजिर हुआ। फिर ठकाठक और धमाधम का उम्दा संगीत शुरू हुआ और देखते ही देखते लोहे की जंजीर तैयार हो गई। फिर देखते देखते पक्षी के पंख भी काट दिए गए। राजा के तुनक मिजाज संबंधियों ने हंडिया सा मुंह बनाकर सिर हिलाते हुए कहा, इस राज्य के पक्षियों की बात न पूछो। अकल तो उनमें पहले से ही नहीं थी, परंतु अब तो कृतज्ञता भी नहीं रही। लोहार की आमदनी दिन ब दिन बढ़ती गई और लोहारिन की देह पर सोने के जेवर जगमगाने लगे। कोतवाल की लाजवाब होशियारी देखकर राजा ने उसे बड़ा इनाम दिया। पक्षी मर गया। कब मरा, किसी भी इतिहासकार को उसकी सही तिथि का पता नहीं चला। राजा ने सबसे बड़े भांजे को बुलाकर पूछा, राजा बेटे, यह मैं क्या सुन रहा हूं? भांजे ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज, पक्षी की शिक्षा संपूर्ण हुई, अब न वो फुदकता है न उड़ता है। राजा ने कहा, एक बार पक्षी को लाकर दिखाओ। पक्षी आया, साथ में कोतवाल, प्यादे और घुड़सवार। राजा ने उंगली से पक्षी को दबाया। न उसके मुंह से हाँ हुई, न हल्की सी सिसकी ही निकली।
और न उसके पंख विहीन देह में कोई हरकत हुई। केवल उसके पेट में पोथियों के सूखे पन्ने खरखराहट सी करने लगे। बाहर नए वसंत की दक्षिणी बयार में सारी कलियों, सारे फूलों ने एक गहरी आह भरी। ये थी तोते की कहानी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा व्यवस्था की आलोचना की है। आपने इसमें देखा होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस तरह से व्यंग्यात्मक भाषा और एक ऐसी विडंबनात्मक स्थिति का चित्रण किया है, जिसको देख करके स्वतः ही शिक्षा के जो विभिन्न पक्ष हैं, जो विभिन्न पहलू हैं, वो स्वतः ही उद्घाटित होने लगते हैं। सत्ता का और शिक्षा का जो संबंध है वो भी हमारे सामने उद्घाटित होने लगता है। और एक बात और इसमें गौर करने की है, वो ये कि पूरी कहानी में एक तार्किक परिणति है कि एक पक्षी है जिसे मूर्ख मान लिया गया है, जो गाता है लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ता, फुदकता उड़ता है मगर कायदा कानून नहीं जानता। यही राजा की चिंता है कि वो जंगल के फल खा करके फिर राजा के बाग में भी फलों को झूठा कर जाता है, फलों को नुकसान पहुंचाता है। ये राजा की चिंता है, इसलिए उसको शिक्षित किया जाए। अब शिक्षित करने की जो परिणति हुई, उसका अर्थ यही है कि उसको शिक्षा दी जाए। शिक्षा का एक अर्थ दंड भी होता है। सबसे पहले उस पक्षी की शिक्षा का, कि वो पक्षी शिक्षित क्यों नहीं है, उसका इस तरह का व्यवहार क्यों है, तो इसके लिए जो खोजा गया उसकी अशिक्षा का कारण कि उसका एक बड़ा सा पिंजरा होना चाहिए। जिस तरह के भव्य प्रतिष्ठान हमारे बन रहे हैं शिक्षा के लिए, कि वो होना चाहिए, इसलिए उसकी बातचीत आई। शिक्षा पे यहाँ कोई बात नहीं है, ये बाहरी उसकी बातचीत है। और इस सलाह के लिए बड़ा इनाम दिए गए, जैसे कि होता है। और इस शिक्षा का जो पूरा ठेका है, पूरा जिम्मा है, वो राजा के भांजों को मिला, रिश्तेदारों को मिला। जिस तरह से अब निजीकरण के दौर में जो शिक्षा की चीज़ें बट रही है या सरकारी तोहफे जो लोगों को मिल रहे हैं, वो भांजों को मिला। फिर सोने का पिंजरा बनना शुरू हुआ, पंडित लोग विद्या सिखाने के लिए आ गए और उन्होंने विद्या के नाम पे पुस्तकों के कागजों के ढेर लगा दिए, नकल पे नकल, नकल पे नकल। एक तरह से ये विद्या नहीं है बल्कि रटंत विद्या है। और इसका उन्होंने खिल्ली उड़ाई ये कह करके कि जैसे भारी बस्ता आजकल कहते हैं कि बहुत सारे हमारे स्कूलों में, व्यवस्थाओं में शिक्षा के नाम पे अननेसेसरी के, खामखा के इस तरह के सब्जेक्ट जोड़ दिए जा रहे हैं। फिर उसके लिए क्योंकि पिंजरा बन गया है, बिल्डिंग बन गई है और ये सब चीज़ें हो गई, तो अब उसकी देख रेख के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसकी चौकसी के लिए जिस तरह के आप सुरक्षा गार्ड और ये सब चीज़ें देख रहे हैं, उसके काम, ये यानी कि शिक्षा कहीं और है, कुछ और ही चीज़ बने जा रही है। उसके बीच में से ही जो लोग उसमें शामिल हैं उनको बड़े बड़े इनाम मिले जा रहे हैं। कि सारा जो शिक्षा का बजट है वो इधर हो रहा है और लोग भी उसको विकास कह रहे हैं। जो शिक्षा का असली मूल्य है, जो शिक्षा का असली मंतव्य है, मनुष्य के अंदर नैतिक बल बनाना, उसकी मौलिकता को विकसित करना, उसके अंदर मौजूद जो संभावनाएं हैं, उस पर यहाँ कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है सिर्फ बाहरी आवरण पे, बिल्डिंगों पे। लेकिन यदि उसकी कोई आलोचना करता है, निंदक जिसको कह रहे हैं, विपक्ष कह लीजिए या कोई भी जो प्रतिपक्ष है, तो भांजा यानी कि जो सरकारी आदमी है वो कहता कि इनसे क्या पूछना है। जिन्होंने, जो लाभार्थी हैं उसके, ना तोते से पूछना है जिसकी शिक्षा है, ना ही दूसरे लोगों से पूछना है जो उसके लाभार्थी हैं, चाहे पिंजरा बनाने वाला है, चाहे जिसको जितने जितने तरह के ठेके मिले हैं, उन सब से पूछा जाए और वो बताएंगे कितनी अच्छी शिक्षा चल रही है। क्योंकि उनको तो इसमें मलाई मिल रही है, इसलिए उन्होंने तो हाँ भरनी है कि बहुत अच्छी शिक्षा चल रही है। उनका तो एक नया कारोबार और ऐशो आराम के साधन खुल गए हैं। और एक दिन फिर राजा, जिस तरह से हमारे यहाँ इंस्पेक्शन होती है, मंत्री और ये सब सत्ता के, यानी कि ये राजा बनाया है इसमें, लेकिन जो पूरा सत्ता व्यवस्था है, उसका जो तंत्र है, जिसमें जिस रूप में होता है, वो वहाँ गए तो वो भी विद्या को देखने की बजाय वहाँ के जो भव्यता है उसी को देख रहे हैं, उस व्यवस्था को ही देख रहे हैं। और यदि फिर किसी ने उसका ध्यान खींच ही लिया है कि असली बात तो रह गई है,
तो फिर भी वो जो है, जो उसको करने वाले लोग हैं, पंडित हैं, उन्हीं से ही बात करके उनका जो तरीका है, और इस तरीके में भी जब वो बताते हैं कि किस तरह से वो कि कागज उसके मुंह में ठूस रहे थे, जबकि विद्या का जो मतलब है कि वो एक गुण है, ना कि वो कोई इस तरह की चीज नहीं है। इस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर इसको मजाक उड़ाते हैं कि किस तरह से बार बार ये रटंतु विद्या की बात है। और जैसे फिर राजा अपने जो थानेदार है उसको कह के जाता है कि ये जो निंदक है इसको अच्छी तरह से इसकी मरम्मत करनी है, इसकी पिटाई करनी है, दोनों कान अच्छी तरह उमेटने हैं, जैसे हमारे नेता लोग करते हैं, मंत्री लोग करते हैं कि मेरे जाने के बाद लाठीचार्ज करना और लोगों को अच्छे से समझा देना। और शिक्षा के नाम पे जो ये सब कुछ तामझाम होता है, लोग इसी को ही शिक्षा मान लेते हैं और इसी को ही तरक्की और विकास मान लेते हैं। और धीरे धीरे ये बिल्कुल जो अंतिम पड़ाव है, ये शिक्षा एक तरह से जो व्यक्ति की प्राकृतिक तौर पे, स्वाभाविक तौर पे जो उसको योग्यताएं मिली हैं, उसको भी ये शिक्षा किस तरह से बर्बाद कर देती है कि लोहार उसको किस तरह से हथकड़ियों बनती है, जकड़ा लिया जाता है। मतलब ये जो शिक्षा की जो पूरी व्यवस्था है, वो हमारी तमाम योग्यताओं को, हमारे अंदर मौजूद जो क्षमताएं हैं उसको विकसित करने की बजाय उसको समाप्त कर देती हैं। और बाद में तोते के अंदर से ना नाच गाना, ना फुदकना, ना उड़ना, उसकी जान निकल जाती है। क्योंकि जब मनुष्य के अंदर से उसकी क्रिएटिविटी, उसकी सृजनात्मकता समाप्त हो जाए, उसकी मौलिकता समाप्त हो जाए, तो समझो वो मर गया है। तो उसी तरह से यही तोते का इसमें हाल होता है। जो आज की हमारी व्यवस्था है, जिसमें विशेष तौर पे, जिसमें इतने बड़े बड़े बिल्डिंगों पे और सब लोग अपने अचीवमेंट्स के तौर पे उन्हीं का ही प्रदर्शन करते हैं और इसी आधार पे उनको बड़े बड़े ग्रेड भी मिलते हैं। ये कहानी लगभग 100 साल पहले लिखी गई थी, 1924 में। अभी भी ये कहानी उसी तरह की शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ चल रही है। पढ़ाया क्या जाना है इस पर नहीं है, बल्कि रटवाया क्या जाना है इस पर है। हमारी शिक्षा की तमाम जितने पक्ष हैं, चाहे पाठ्यक्रम है, चाहे पद्धति है, चाहे विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास है, चाहे उसके अभिभावकों की शिक्षा से अपेक्षाएं हैं, चाहे सत्ता की अपेक्षाएं हैं, वो जिस तरह से औपनिवेशिक काल में थी उसी तरह की अपेक्षाएं अभी भी समाज में हैं। और जैसे इस कहानी में बताया गया है, सत्ता की तरफ से शिक्षा है कि जो भी फड़फड़ाएगा, जो भी आज़ादी का प्रयोग करेगा, उसका हश्र जो है तोते की तरह से होगा। तो ये जो शिक्षा है वो हमारी प्राकृतिक योग्यताओं को, हमारे स्वाभाविक गुण हैं, उसको समाप्त कर देती है। ये इस शिक्षा की एक आलोचना करने वाली कहानी है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।